आज हम आपका पढ़ने वाले हैं बेटीज़ लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस में है, आपने देखा होगा बेटीज़ लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो ये दोनों क्या कहते हैं, क्या स्टेटमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। पर उसको डिस्कस करने से पहले हम आपका एक सुपरपोजिशन थ्योरम होती है उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको ये पता होगी, नहीं पता है तो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आपने ये नहीं पढ़ी होगी, या पढ़ी होगी तो आपने अप्लाइड मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ी होगी, है ना। सो में तो नहीं थी, इसलिए आपका डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा होता है एंड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में आपका इसका यूज़ होता है ना। काफ़ी सिंपल सी थ्योरम होती है, दैट इज़ सुपर पोजिशन थ्योरम। तो ये क्या कहती है, सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, क्या कहती है आपका ये, द रिजल्टेंट स्ट्रेस फंक्शन फॉर मल्टीपल लोडिंग is equal to the sum of the effects of individual loading। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, समझो आप लोग कि अगर आपका कोई बीम या कोई भी एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपकी मल्टीपल लोडिंग लग रही है, राइट। एग्जांपल देखते हैं आपका ऐसे ही, जैसे आपका एक ये बीम है, इसमें आपकी मल्टीपल लोडिंग लग रही है। एक आपका पॉइंट लोड लग रहा है, बाकी आपका यूडियल भी लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों लोड के कारण आपका जो स्ट्रेस फंक्शन होंगे यहाँ पे, स्ट्रेस फंक्शन क्या क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं स्ट्रेस फंक्शन आपके, स्लोप हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, है ना, ये सब आपके स्ट्रेस फंक्शन होते हैं। तो इस मल्टीपल लोडिंग के कारण आपको जो स्ट्रेस फंक्शन मिल रहे होंगे वो आपका इक्वल टू होगा सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ दिस इंडिविजुअल लोडिंग। अगर मैं आपके लोडिंग को अलग अलग एनालाइज कर दूँ, मतलब ऐसे पॉइंट लोड का मैं अलग से ले लूँ, इससे आपका उस स्ट्रेस फंक्शन को निकाल दूँ, फिर आपका दूसरा बीम ले लूँ, वहाँ पर आपका यूडियल लगा दूँ, फिर उससे आपका उसी स्ट्रेस फंक्शन को कैलकुलेट कर दूँ, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपका मल्टीपल लोडिंग के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी केस में मल्टीपल लोडिंग गिवन हो, आपको एनालाइज करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल लोडिंग का इफेक्ट निकाल सकते हो, देन उसको ऐड करके आपको रिजल्टेंट का आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। तो ये होता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ये आप कई जगह यूज़ करते हो। ठीक है, हमने क्या पता आपको ऑलरेडी यूज़ कर भी चुके होंगे सोम में। ठीक है, तो ये जो आपकी थ्योरम थी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड इसमें भी आपके सेम एजम्पशंस जो होते हैं वो वैलिड आपके रहते हैं। जैसे कि हमने कल देखे थे, आपके हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, है ना, हुक्स लॉ आपका वैलिड होना चाहिए। दूसरा आपका मटेरियल आइसोट्रॉपिक होना चाहिए एंड होमोजीनियस होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। तो ये सब आपके यहाँ भी फॉलो होंगे। ठीक है, और जो आपका ये थ्योरम है ये मेजरली वैलिड होती है बीम्स एंड फ्रेम्स के लिए। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ बीम्स एंड फ्रेम, चाहे आपके वो डिटर्मिनेट हो या फिर इनडिटर्मिनेट हो, दोनों के लिए आपकी ये वैलिड रहती है। प्रोसेस में इसका इतना ज़्यादा वैलिडिटी नहीं रहती है। ठीक है, अगर हम आपका एग्जांपल देखें कि हमने कहाँ पे यूज़ किया है, तो जब हमने आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला था पिछले सेमेस्टर में सोम में, वहाँ पे हमने आपका देखा था, जैसे मान लो आपका एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर अगर आपका एक पॉइंट लोड लग रहा है इस जगह पे, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका डिफ्लेक्शन कितना आएगा इस एंड पे, फ्री एंड पे, तो आपको पता होगा कितना आता है इसका डिफ्लेक्शन। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने निकालना सीखा था आपका सोम में। अगर आपका इसी बीम में आपका एक और लोड एक्ट कर जाए, मान लो आपका यूडियल भी एक्ट कर रहा है, फिर आपका ये पूछ ले कि आपका फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन बताओ, तो फिर आप कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि आपने पॉइंट लोड का निकालना सीखा है और फ्री लोड का नहीं सीखा होगा, राइट। या फिर मैं आपको कहता हूँ कि आपके कुछ
स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक केस ये वाला होता है स्टैंडर्ड केस कि आपका एक कैंटिलीवर है, उसके एंड में आपका एक लोड लग रहा है पी, राइट। तो फॉर दिस केस आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है फ्री एंड पे, मैंने कहा था आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये होता है आपका y1 कितना होता है, किसी को याद है? बेटा अगर आपको ये याद नहीं है ना तो WL³/3EI। बिल्कुल सही है। मैंने पी एल क्यूब यहाँ पी मैंने ना PL³ बाय 3EI। और अगर आपका मैं स्लोप पूछूँ तो स्लोप कितना होगा आपका फ्री एंड पे? PL²/2EI। हाँ, PL²/2EI। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको ये याद नहीं है स्टैंडर्ड केसेस तो आप कभी भी स्ट्रक्चर ठीक से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इनका एप्लीकेशन आपका बहुत जगह होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लो आप लोग। ठीक है, आप अगर गूगल में सर्च मारोगे कि स्टैंडर्ड केसेस ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, बस ये लिखना केवल गूगल पे स्टैंडर्ड केसेस ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, आप चेक करोगे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट को आप बाय हार्ट याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है उसका। फिर सेम अगर आपको मैं बताया था कि स्टैंडर्ड केस होता है आपका कि कैंटिलीवर लग रहा है और उसमें अगर आपका एक यूडियल एक्ट कर रहा है ऑफ इंटेंसिटी W kN/m, तो इन दिस केस आपका क्या डिफ्लेक्शन एंड स्लोप मिलता है मुझे बता दो। यहाँ पे आपको क्या डिफ्लेक्शन मिलेगा? वट विल बी y2? PL³/4EI शायद, नहीं, या 6। डिफ्लेक्शन देखो याद रखना आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन के केस में क्यूब था जब आपका पॉइंट लोड था, तो जब आपका यूडियल आता है तो आपकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब 1 डिग्री बढ़ जाती है। तो L की पावर 4 होगा, आपने इसे ध्यान रखना है पर। ठीक है, क्योंकि आपका यूडियल केस है। अपॉन 8EI होता है आपका इस केस में, और ये आपका W L की पावर 4 अपॉन 8EI। तो पावर आप कैसे याद रख सकते हो? आपका पॉइंट लोड केस में 3 थी तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगी। सेम आपका क्या होता है, स्लोप होता है, उसमें आपके यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। WL³ 6EI। 6EI। तो ये आपको याद होने चाहिए। बट अगर आपका ये तो आपको याद रहते हैं, बट अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको दोनों लोडिंग लग रही है, आपका पॉइंट लोड भी लग रहा है और आपका यूडियल भी लग रहा है, तो अगर आपसे इसके लिए पूछ ले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो आप इनकी हेल्प से इसको भी निकाल सकते हो। क्या करोगे आप, इस बीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, सेम है ना। 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या होगा, एक में आपका पॉइंट लोड लग रहा है और एक में आपका क्या लग रहा है, यूडियल एक्ट कर रहा है ना। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है टोटल बीम का, तो आप दोनों के डिफ्लेक्शन को प्लस कर दो, y1 प्लस y2 कर दो। तो y1 कितना था आपका PL³/3EI था, एंड y2 कितना है आपका WL की पावर 4 अपॉन 8EI। तो ये आपको डिफ्लेक्शन दे देगा इस वाली बीम का। ठीक है, ये इस वाली बीम का डिफ्लेक्शन। क्लियर सबको कि कैसे आप सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करते हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ऐसे केस आपके प्रोजेक्ट में मिलते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। तो स्टैंडर्ड केसेस की हेल्प से उनको कैसे सॉल्व करना है ये आप सुपरपोजिशन की हेल्प से करते हो। ठीक है, सभी लोग क्लियर है ये बात? चलिए फिर आपका अपने यस टॉपिक में आते हैं जो आपका है बैटीज लॉ। ठीक है, तो बैटीज लॉ पढ़ते हैं आप। सर मिनिमम एनर्जी थ्योरम पहले खत्म किया था। हाँ, क्या कह रहे हो आप? मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या पूछ रहे हो? मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी वो नहीं पढ़ेंगे ये पूछ रहे हो? यस सर। मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी आपके सिलेबस में है नहीं है, चेक करेंगे, अगर होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। मुझे ज़्यादा लगता है कि आपका शायद नहीं है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी आप इंडिटरमिनेट बीम भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपके सिलेबस में डिटर्मिनेट ही है, इंडिटरमिनेट नहीं है। चलिए फिर भी पढ़ लेंगे अगर हमारा टाइम बचेगा उसको भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम आपका बैटीज लॉ पढ़ते हैं। बैटीज लॉ क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपका बैटीज लॉ होता है, इसको हम आपका रेले थ्योरम भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये बुक में मुझे स्टेटमेंट नहीं मिला, ठीक है, क्या पता आपको भी ना मिले, तो इसलिए आप
जो हमारे पास बुक है जो मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ उसमें नहीं था ये, किसी और बुक में मिल सकता है ऑब्वियसली, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लेना जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेटीज़ लॉ और एजम्पशन आपके सेम रहेंगे, आपका एजम्पशन भी लिख लेते हैं आप लोग, जैसे आपका मटेरियल क्या होना चाहिए, लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस। आइसोट्रोपिक होना चाहिए एंड होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। दूसरा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट मीन्स आपका कोई भी थर्मल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे इसमें। तीसरा आपका सपोर्ट्स अनयील्डिंग होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके एजम्पशंस वैलिड हैं तब आपका जो इसका स्टेटमेंट कहता है वो ये कहता है कि द वर्चुअल वर्क डन, पहले इसको लिख लेते हैं आप ताकि इसे समझ सको आप, है ना, फिर समझेंगे क्या है, क्योंकि आपका समझ नहीं आएगा कि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना, आप भी नोट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है, अगर एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है आपका ये। कह रहा है द वर्चुअल वर्क डन बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन गोइंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द वर्चुअल वर्क डन बाय द क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन गोइंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट तो आपको समझ नहीं आया होगा अभी क्या कह रहा है वर्चुअल वर्क डन वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्चुअल वर्क डन क्या होता है और रियल वर्क डन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड देन बात करते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो जैसे अभी हमने आपका स्ट्रेन एनर्जी में देखा था कि आपका जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, हाफ पी डेल्टा, है ना, देखा था हमने आपका ये, राइट, क्योंकि हमने आपका ऐसा डायग्राम देखा था ऐसे करके ना, तो हाफ पी डेल्टा होता है। इसमें क्या हो रखता है आपका कि जो आपकी बीम है इसमें आपका एक पी लोड लग रहा है और ड्यू टू दिस पी लोड आपका जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है दैट इज़ डेल्टा। तो आपने जो वर्क डन निकाला है वो आपका जो लोड लग रहा है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उनके केस के लिए ही निकाला है ना, मतलब जो लोड लग रहा है उसी के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी के लिए आपने वर्क डन निकाला है, तो ये आपका रियल वर्क डन होता है, ठीक है, क्योंकि जिस लोड के कारण आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी को आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। और हाफ की यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप इसको ग्रेजुअली अप्लाई करते हो इस लोड को, ठीक है, क्लियर सभी को, ये आपका रियल वर्क डन होता है। बट इफ़ इन केस आपका एक लोड लग रहा है पी, ठीक है, और इस पी के नीचे आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है डेल्टा, मान लेते हैं डेल्टा डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है आपका कि जो लोड के नीचे आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है डेल्टा डैश, ये आपका पी के कारण नहीं है, ये डेल्टा डैश आपको किसी और लोड के कारण आ रहा है। समझ लो आपका कोई लोड लग रहा है कहीं यहाँ पे कुछ क्यू नाम का, ठीक है, तो जो आपका डेल्टा डैश आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है ये ड्यू टू क्यू मिल रहा है, मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये क्यू के कारण आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, पी के कारण नहीं आ रहा है। तो इस केस में भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन तो मिल रहा है क्योंकि आपका फोर्स लग रहा है उसमें और आपका डिफ्लेक्शन ही मिल रहा है। तो इस केस में जो आपका वर्क डन मिलता है उसे हम वर्चुअल वर्क डन कहते हैं। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप डिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हो वो आपका उसी लोड के कारण नहीं है जो आप जिसमें आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया है ना यहाँ पर, तो फोर्स तो आपका ये है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इसके नीचे वो आपका किसी और लोड के कारण है, पी के कारण नहीं है। तो दैट इज़ वाई आपका ये वर्चुअल वर्क डन कहलाता है, क्योंकि ये हमें केवल यहाँ पर दिख रहा है, उसका एक्चुअल डिफ्लेक्शन नहीं आया पी के कारण, ठीक है, किसी और लोड के कारण आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। और जो आपका ये वर्क डन होगा ये आपका ये होगा, इसमें आपका हाफ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग जब डेरिवेशन वगैरह देखोगे बुक में तो आपको वहाँ पे कहीं पे हाफ दिखेगा किसी वर्क डन के साथ, कहीं पे आपको हाफ दिखेगा, कहीं पे आपको हाफ नहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे हाफ है कहाँ पे हाफ नहीं होना है। आपका हाफ तब लगता है जब आपका रियल वर्क डन हो, क्योंकि रियल वर्क डन में आपका जो लोड होता है वो आपका ग्रेजुअली अप्लाई करता है, तो इसलिए आपका हाफ लगता है, राइट। बट यहाँ पे आपका क्यू ऑलरेडी यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, आपने पी बाद में लगाया,
तो आपका डेल्टा डैश क्यू के कारण पहले से ही मिल रहा था आपका, तो इसलिए आपका P इंटू डेल्टा डैश होता है यहाँ पर, क्योंकि आपका ये केस कैसा हो गया, सडनली अप्लाइड लोड का केस हो गया, समझ लो, ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वहाँ पर डिफ्लेक्शन उतना मिल रहा था। क्लियर है? तो ये आपका रियल वर्क डन होता है जहाँ पे आपका हाफ लगता है, और ये आपका जहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई नहीं होता वहाँ पे आपका वर्चुअल वर्क डन होता है। क्लियर है? तो अब देखते हैं Yes, कि sir. आपका थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम में क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका वर्चुअल वर्क डन बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन गोइंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट कॉस्ड बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कि जो पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का आपको जो वर्क डन मिल रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस से, वो आपका बराबर होगा सेम उसका वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो मैं आपका एक बीम ले लेता हूँ, इस पे आपका एक पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, मतलब इसमें आपके कुछ लोड लग रहे हैं, उनको हमने मान लिया P1 P2 P3। ठीक है, ये आपका पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोल दिया हमने इसको, क्योंकि आपका एक सिस्टम है, 3-4 लोड है। सेम आपका इसी बीम में एक और सिस्टम लग रहा है, वो आपका क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, सेम बीम, आपकी कोई डिफरेंट बीम नहीं है, मैं अलग से बना रहा हूँ, बट आपकी सेम ही बीम है। यहाँ पे आपका क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी लग रहा है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, सेम ही बीम है, इसमें आपके दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, एक पी सिस्टम लग रहा है, क्यू सिस्टम लग रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा बीम में। ठीक है, ये आपका हो, तो हम क्या कर रहे हैं, आपका P1 के कारण जो आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो हम P1 के नीचे नहीं लिख रहे हैं, आपका Q1 के नीचे लिख रहे हैं। मतलब ड्यू टू P1 सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको Q1 वाले पॉइंट में क्या डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसको हम नोट कर लेते हैं, और उसको हमने मान लिया आपका Y1। ठीक है, राइट, और आपका जो Q2 के नीचे आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसे हमने मान लिया Y2, एंड Q3 के नीचे मिल रहा है आपको, इसको हमने मान लिया Y3। आप इसमें नोट करो, आपको जो ये ऊपर वाला डिफ्लेक्शन मिल रहा है ये ड्यू टू पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस मिल रहा है, बट हम आपका डिफ्लेक्शन कहाँ पे ले रहे हैं, आपका क्यू वाले पॉइंट्स के नीचे ले रहे हैं, जहाँ पे आपका क्यू वाला लोड लग रहा है ना, यहीं पे आपका क्यू लग रहा है। ठीक है, सेम हम आपका नीचे भी करने वाले हैं, आपका Q1 Q2 Q3 के कारण आपका ये डिफ्लेक्शन सेव कर रही है आपको, है ना, और यहाँ पे हमने आपका डिफ्लेक्शन जो ले रहे हैं वो आपका ले रहे हैं पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के नीचे ले रहे हैं आपका। ठीक है, ड्यू टू क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको जो P वाले पॉइंट्स पे जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है इसको हम लिख लेते हैं Y1, और ये आपका हो गया Y2, सॉरी इसको Y1 डैश ले लेते हैं क्योंकि हमने Y1 ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, ये Y3 डैश। ठीक है, ठीक है, तो हमने डायग्राम में क्या शो किया आपका कि जो P1 सिस्टम ऑफ फोर्सेस का आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा वहाँ पे हमने आपका Q वाले पॉइंट्स के नीचे आपका डिफ्लेक्शन नोट किया है। ठीक है, सेम हमने आपका नीचे वाले डायग्राम में किया है, ड्यू टू Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा था वो हमने कहाँ पे लिया है, आपका P वाले पॉइंट्स पे लिया है। ठीक है, ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपका उन पॉइंट्स पे भी आपका डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपका Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस मिल रहा है तो आपको P वाले पॉइंट्स पे भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो उनको हमने Y1 Y2 Y3 मान लिया। ऑब्वियसली Q के नीचे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, बट हम अभी वो नहीं ले रहे हैं, वो तो आप निकाल सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर आपका ऐसा केसेस है तो आपका जो वर्चुअल वर्क डन होगा P सिस्टम ऑफ फोर्सेस के कारण, उसको लिख लेते हैं आपका। ठीक है, तो वर्क डन बाय P सिस्टम वो किसके बराबर होगा, वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो P इंटू P के नीचे आपको क्या डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, Y1 डैश मिल रहा है ना, तो Y1 डैश प्लस
P2, जिसके नीचे आपको क्या मिल रहा है, y2 डैश मिल रहा है, एंड P3 के नीचे आपको क्या डिफ्लेक्शन मिल रहा है, y3 डैश मिल रहा है। ठीक है, ये आपका वर्क डन ड्यू टू पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज हो गया। एंड ये आपका वर्चुअल वर्क डन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको जो P1 के नीचे हमने डिफ्लेक्शन लिया है, P1 की जो मल्टीप्लाई की है, वो डिफ्लेक्शन आपका P1 के कारण नहीं आ रहा है, वो Q1 के कारण आ रहा है आपका, राइट। तो इसलिए आपका ये वर्चुअल वर्क डन है। सेम आपका वर्क डन बाय क्यू सिस्टम देख लेते हैं आपका, वो आपको क्या होगा, Q1 एंड इसके नीचे आपका डिफ्लेक्शन जो मिल रहा है, इसको हम ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, Q1 मल्टीप्लाई बाय y1, है ना, आपको y1 मिल रहा है Q1 के नीचे, एंड Q2 के नीचे जो मिल रहा है वो आपको y2 मिल रहा है, एंड Q3 के नीचे जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, y3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका वर्चुअल वर्क डन है, क्योंकि जो आपने Q1 की मल्टीप्लाई किया जिस डिस्प्लेसमेंट से, वो डिस्प्लेसमेंट आपका P सिस्टम के कारण मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपके वर्चुअल वर्क डन है। तो वो यही कह रहा है कि आपका जो ये P सिस्टम में वर्चुअल वर्क डन मिल रहा है, वो आपका इक्वल टू होगा किसके, Q सिस्टम वाले के बराबर। तो ये आपका कह रहा है वर्क ड्यू टू P सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क ड्यू टू Q सिस्टम। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो, P1 मल्टीप्लाई बाय y1 डैश प्लस P2 y2 डैश प्लस P3 y3 डैश इक्वल टू Q1 y1 प्लस Q2 y2 प्लस Q3 y3। तो यही बात आपका ये थ्योरम में कह रहा है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को कि क्या उसमें स्टेटमेंट क्या थी, है ना। स्टेटमेंट भले ही आपको उसका भी एप्लीकेशन समझ नहीं आएगा कि कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, बट इतना समझ में आया कि आपका स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही थी आपका। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये हम आपका बेटिस लॉ की हेल्प से वर्चुअल वर्क डन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि Q1 के कारण आपका रियल वर्क डन नहीं आएगा, आपका रियल वर्क भी आएगा, बट आप उसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो। वर्चुअल वर्क डन को कैलकुलेट करने से क्या हेल्प मिलेगा हमें, एक फोर्सेस का दूसरे वाले पॉइंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है, उसकी हेल्प मिलने वाली है कि क्या डिफ्लेक्शन मिलेगा ड्यू टू, जैसे आपका मैंने मान लिया कि T फोर्स के कारण आपका Q1 के नीचे क्या डिफ्लेक्शन मिलने वाला है, वो हम आपका इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आपका एक प्रूफ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका एक। ठीक है, ठीक है, उस एग्जांपल की हेल्प से उसको प्रूफ करते हैं, और एग्जांपल से आपका थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन वगैरह भी हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले ले, तो ले लेते हैं एग्जांपल। ये बात आपकी वैलिड रहती है नहीं रहती है, इसको प्रूव करना होता है ना, आपका डेरिवेशन होता है। तो डेरिवेशन आपको मैं नहीं करा रहा हूँ, एक एग्जांपल की हेल्प से सबको शो करा रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेशन आप लोग बुक में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एक कैंटिलीवर बीम है, इसमें आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो पॉइंट मान लेते हैं आप में इसमें कहीं पे, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम आपका A मान लेते हैं जो आपका फिक्स स्टैंड है, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है उसको भी लेते हैं, आपका ये आपकी A डिस्टेंस होगी, ये आपकी B डिस्टेंस होगी। ठीक है, लेट सपोज B पे आपका एक लोड लग रहा है, इस लोड को हम P मान लेते हैं, एंड आपका एक C में आपका एक लोड लग रहा है, इसको हम आपका Q मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को, और इनकी कुछ वैल्यू भी मान लेते हैं, P एंड Q से आपका फिर बाद में हमको इक्वेट करके दिखाना नहीं कि दोनों में सेम आ रहा है, तो P और Q की कुछ वैल्यू मान लेते हैं। लेट सपोज P की वैल्यू आपकी F है और Q की वैल्यू आपकी F/2 है। आप कुछ ही मान सकते हो, केवल एग्जांपल है, आप चाहो तो 2F भी मान सकते हो, सेम ही आपकी वैल्यू, सेम ही मतलब आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेटिस लॉ में क्या कह रहा है आपका कि P वाले फोर्स के कारण आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा Q वाले पॉइंट में, राइट, तो उससे जो आपको वर्क डन मिल रहा होगा वो इक्वल टू होगा Q वाले फोर्स के कारण आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा P वाले पॉइंट में। तो मैं क्या कह रहा हूँ उसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज आपका केवल इसमें P वाला लोड लग रहा है, राइट, P वाला लोड लग रहा है, दैट इज़ F,
तो आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा इस केस में। वो डिफ्लेक्शन का किस तरीके से होगा आपका, यहाँ पर आपका पैराबोलिक शेप होगी और इस पॉइंट के बाद आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन केसेस में, है ना, पता है ना आप लोगों को। इसके आगे स्ट्रेट लाइन मिलती है, इससे पहले आपका पैराबोलिक शेप मिलती है। और आपका जो दूसरा वाला केस मिलेगा, आपको केवल क्यू वाला लोड लग रहा है, सी पॉइंट में क्यू लोड लग रहा है आपका। तो इन दिस केस जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, पैराबोलिक शेप मिलेगी आपको पूरे फ्री एंड का, ठीक है। तो ड्यू टू पी फोर्स आपकी क्यू वाले पॉइंट, सी वाले पॉइंट में जो डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा ये आपका मैटर करता है, इसको हम y1 मान लेते हैं, राइट। ड्यू टू पी फोर्स आपका क्यू वाले पॉइंट में जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ड्यू टू क्यू फोर्स आपको जो पी वाले पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है इसको हम आपका y2 मान लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज पर बेटीज लॉ आपका क्या होना चाहिए, आपका जो वर्क डन बाय पी सिस्टम शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू सिस्टम। दैट मीन्स आपका P मल्टीप्लाई बाय y2 शुड बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय y1। ये आपका बेटीज लॉ के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, राइट। यही होना चाहिए आपका बेटीज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने अभी आपका पढ़ा है। P मल्टीप्लाई बाय y1। नहीं, P मल्टीप्लाई बाय y1 क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि P से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं जो आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है ड्यू टू Q, राइट। वर्चुअल वर्क डन ले रहे हैं ना हम आपका, तो मैंने P की मल्टीप्लाई की है y2 से, क्योंकि y2 आपका डिफ्लेक्शन है ड्यू टू Q, राइट। तो सर Q के नीचे जो होता है डिफ्लेक्शन वो लेते हैं, और Q के नीचे आपका डिफ्लेक्शन ड्यू टू P जो आपका मिल रहा है दैट इज़ y1, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है ना। हम अभी हम बात कर रहे हैं वर्चुअल वर्क डन की बात कर रहे हैं ना, रियल वर्क डन की बात कर ही नहीं रहे, क्लियर। तो इसको हमको आपको प्रूव करना है कि ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए, तो हमको ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे। फिर आपका देखते हैं कि बराबर आता है नहीं आता है, तो उसके लिए आपको y2 निकालना पड़ेगा एंड y1 निकालना पड़ेगा, है ना। ये दोनों आपके अननोन से अभी, तो ये आपको निकालने आना चाहिए फॉर बोथ द केसेस, क्योंकि आपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। तो देखते हैं आप लोगों को ये कितना याद है। पहले आपका y2 निकाल लेते हैं, नहीं पहले आपका y1 निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका पहला ये डायग्राम है ना, तो y1 निकाल के देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये आपका एक बीम है जहाँ पे आपका एक लोड लग रहा है P, एंड ड्यू टू दिस P आपको डिफ्लेक्शन चाहिए कहाँ पर, इस पॉइंट पे चाहिए, फ्री एंड पे। दिस इज y1, ये y1 ही है ना आपका, हाँ y1 है। तो कैसे निकालते हैं, किसी को आइडिया है कैसे निकालते हैं इसका, किसी को याद है। ये आपका स्टैंडर्ड केस में नहीं आता है, बट स्टैंडर्ड केस की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हो। किसी को याद है कैसे निकालते हैं, चलो याद नहीं है तो देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो अप टू दिस पॉइंट आपकी लेंथ कितनी है, A है, एंड P के तक की लेंथ कितनी है, B है, ठीक है। तो इस P के नीचे जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा ये आपको पता होगा, ये तो आपका स्टैंडर्ड केस वाला डिफ्लेक्शन है। ये कितना मिलता है आपका, कितना मिलता है, WL3/3EI, यही मिलता है ना, अभी हमने आपको जस्ट देखा था इससे पहले, राइट। तो आपको ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता होगी, राइट। तो इसको हम आपका मान लेते हैं ये आपका डेल्टा के बराबर होगा इतनी लेंथ, ठीक है। और जो इसकी नीचे वाली लेंथ है इसको हम निकालने की क्या करते हैं, आपका स्लोप की हेल्प लेते हैं। तो आपको यहाँ पे स्लोप पता है, ये वाला थीटा पता है ना। ये थीटा कितना होता है आपका, इट विल बी WL²/2EI, राइट। ये थीटा पता है आपको और ये डिस्टेंस पता है B है, तो आपका यहाँ से नीचे वाली डिफ्लेक्शन मिल सकती है, ये आपका होगा थीटा मल्टीप्लाई बाय B, यही होगा डिफ्लेक्शन आपका, राइट। तो जो आपको y1 मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इसको हम, ये B पॉइंट था आपका,
ये सी पॉइंट था, तो ये आपका डेल्टा बी मान लेते हैं, जैसे आपका थीटा बी मान लेते हैं। तो वाई वन विल बी इक्वल टू वाई बी प्लस थीटा बी मल्टीप्लाई बाय बी, यही होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं ऐसे सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है करना, यस सर। आता है ना ये करना आपको। सर एक बार और कर लीजिए। देखो एक बात समझ लो, वैसे तो आपको ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सूम में, ठीक है, आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं, क्योंकि आपका ये सब जगह काम आने वाली है। ठीक है, अगर आपको फ्री एंड पे दैट इज सी पॉइंट, अगर आपको सी पॉइंट पे वाई सी चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इस वाई सी को आप कैसे निकालते हो? आपको पी पॉइंट के नीचे दैट इज बी पॉइंट, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन पता है डेल्टा बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है डब्ल्यू क्यू बाई 3 EI। एंड सेम आपको वहाँ पे स्लोप भी पता होता है थीटा बी दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 EI, ये आपके स्टैंडर्ड केसेस में आता है, ठीक है। बट आपको सी पॉइंट पे चाहिए, फ्री पॉइंट पे वाई सी चाहिए, तो आप चेक कर सकते हो आपका, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है ये तो आपका डेल्टा बी के बराबर होगा, राइट। और जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है ये हम आपका ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। आपके यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एंगल पता है दैट इज़ थीटा बी, और आपको एक लेंथ पता है दैट इज़ बी, राइट। तो ये आपका किसके बराबर होगा, थीटा बी मल्टीप्लाई बाई बी के बराबर, ये डिस्टेंस, क्लियर है। वैसे तो आपका ये tan थीटा बी के आसपास होगा, बट ये एंगल काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए हम आपका क्या कर रहे हैं, इसको थीटा बी मान ले रहे हैं। एक्चुअल में कैसे निकालोगे आप लोग, tan थीटा बी कितने निकालोगे, tan थीटा बी विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, जो आपकी ये लेंथ है इसको हम आपका मान लेते हैं डैश, मान लेते हैं y2 डैश, ठीक है, अपॉन बी होगा, तो y2 डैश विल बी इक्वल टू tan थीटा बी मल्टीप्लाई बाई बी। अब आपका एंगल काफ़ी स्मॉल होता है, हम इसको हम थीटा बी भी लिख सकते हैं, तो थीटा बी मल्टीप्लाई बाई बी, इस तरीके से आपका ये थीटा बी मल्टीप्लाई बाई बी आए। तो जो आपका ये वाई सी मिल रहा है, वाई वन मिल रहा है, ये आपका ऐड करके मिलेगा वाई बी प्लस थीटा बी मल्टीप्लाई बाई बी। अब क्लियर हो गया बात परमवीर? यस सर। हाँ, तो आपका वाई बी की वैल्यू कितनी है आपकी, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI, प्लस थीटा बी की वैल्यू कितनी है आपकी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। बट यहाँ पे आपका डब्ल्यू की जगह क्या है, पी लोड है, ठीक है, तो इस पी को पी ही रहने देते हैं, पी एल क्यू पी है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका y1 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका निकालेंगे y2, जो आपका y2 आ रहा था इस इक्वेशन में, ये y2, ठीक है। तो फॉर y2 आपको ये वाला डायग्राम लेना पड़ेगा, जो आपका ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो इसी के यहाँ पे निकाल लेते हैं आपका y2। तो y2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस केस में क्या करने वाले हैं, किसी को कुछ आइडिया है? देखो यहाँ पर हम आपका सी पॉइंट पे तो निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन ईजिली, वाई सी तो हमें पता है कितना होगा, ये क्यू एल क्यू बाई 3 EI हो जाएगा। बट इस बी पॉइंट में डिफ्लेक्शन कैसे निकालने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो ये क्यू लोड है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपका बी पॉइंट पे। कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। जो आपका ये क्यू लोड था, जो आपका सी पॉइंट पे लग रहा था, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया आपका बी पॉइंट पे। तो आपका ये लोड यहाँ पर क्यू आ जाएगा और साथ में आपका एक मोमेंट भी आ जाएगा। ऐसे करते हैं लोड ट्रांसफ़र, और ये मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, क्यू मल्टीप्लाई बाय जो आपकी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी बी है, क्यू मल्टीप्लाई बाय बी। क्लियर हो गया? अगर आपका मैं लोड की पोजीशन को चेंज करता हूँ, बी पे लेके आता हूँ, तो आपका एक मोमेंट प्लस आपको लोड मिलेगा। ये हमने किया है आपको कई बार ट्रांसफ़र, है ना। तो अब इस केस के लिए आप क्या कर लो, इस केस के लिए आप लोग यहाँ पर अब डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, आपका जो y2 आपको निकालना है, ठीक है। तो ये y2 आपका दो केसेस के कारण मिलेगा। एक तो आपका y2 मिलेगा ड्यू टू पॉइंट लोड मिलेगा आपको y2,
प्लस ड्यू टू मोमेंट, जो आपका मोमेंट आ रहा है ना, तो दोनों ही केसेस को कंबाइन कर दोगे आप विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। इस केस को आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में, एक में आपका पॉइंट लोड लग रहा है, एक में आपका मोमेंट लग रहा है। तो दोनों के स्टैंडर्ड केसेस के रिजल्ट क्या होते हैं, दोनों को कंबाइन कर दो आप लोग, तो जो आपका y2 मिलेगा, पॉइंट लोड के कारण क्या मिलता है आपका q L³ बाई 3EI, है ना। एंड इन दिस केस आपका L क्या है, आपका L है A है यहाँ पर L, राइट। B तक आपकी डिस्टेंस कितनी है, A डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका A³ आ जाएगा, प्लस मोमेंट के कारण आपको क्या मिलता है, किसी को आइडिया है? क्या मिलता है मोमेंट के कारण? ड्यू टू मोमेंट आपको मिलता है, जो डिफ्लेक्शन मिलता है, दैट इज ml² बाय 2EI, ठीक है। तो इन दिस केस आपका m कितना है, q मल्टीप्लाई बाय b L² अपॉन 2EI, ठीक है। तो यहाँ पे L क्या है आपका, a प्लस बी है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। L इज़ a प्लस बी, नीचे भी हमने आपका जो L लिया है वो आपका a प्लस बी है, ठीक है। हाँ, एक बात का नोटिस, यहाँ पे हमने एक गलती की है, उसको चेक कर लेते हैं अभी। तो ये आपका y2 तो हमने सही निकाल दिया है, एक नीचे y1 में हमने थोड़ी सी गलती की है। वो गलती ये की है कि हमने यहाँ पे L³ रख दिया डायरेक्ट फॉर्मूले वाला, है ना। बट आपका ये L³ थोड़ा चेंज होगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि इन दिस केस आपका L³ कितना होना चाहिए, जहाँ पे आपका लोड एक्ट कर रहा है, आपका लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, B पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो इतने यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, A है, तो ये आपकी A³ होगा यहाँ पर, L³ नहीं होगा, ठीक है। आपका जहाँ पे लोड लग रहा होता है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम A मानते हैं, है ना, ये L मानते हैं। तो ये आपका A³ होगा, और जो आपने यहाँ पे L² लिखा है ये भी आपका A² होगा, ठीक है। एंड यहाँ ऊपर भी आपका हम इसको L को चेंज कर लेते हैं। ये जो आपका L है ये आपका A ही है, क्योंकि आपका A पॉइंट पे लग रहा है आपका लोड, A²। तो सभी को क्लियर है? y1 y2 में हमने क्या चेंज करा है, हमने गलती से फॉर्मूलेस के बेस पे L लिया था, पर आपको L की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इन दिस केस आपकी L की वैल्यू A है, राइट। अब हमें क्या करना है, आपका y1 y2 की वैल्यू को इसमें देखते हैं कि py2 और qy1 इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो p मल्टीप्लाई बाय y2 क्या है आपका, qa³ अपॉन 3EI प्लस q, यही है ना आपका y2 पर वाला, qa² b अपॉन 2EI, ठीक है। एंड जो आपका qy1 है, q इंटू y1 कितना है आपका, pa³ अपॉन 3EI प्लस pa² डॉट b अपॉन 2EI, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप लोग p एंड q की वैल्यूज़ को पुट कर लो और चेक करो कि आप पे दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो p की वैल्यू कितनी थी, हमने आपकी f ली थी, राइट, f। एंड q की वैल्यू कितनी थी आपकी, f/2 थी, f/2 a³ अपॉन 3EI, ठीक है। यहाँ पे भी आप q की वैल्यू f/2 पुट कर लो, a² b अपॉन 2EI। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आप मल्टीप्लाई कर दो इसके f के अंदर, तो आपका ये f² a³ अपॉन 6EI मिलेगा, प्लस f² a² b अपॉन 4EI, राइट। एंड नीचे भी हम q और उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो q आपका f/2 है एंड p आपका f है, तो f a³ अपॉन 3EI प्लस
एफ ए स्क्वायर बी अपॉन 2 ई आई। एफ बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये मिलेगा एफ स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 6 ई आई इक्वल प्लस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन 4 ई आई। ठीक है, तो आप दोनों चेक कर लो, आपकी दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, दोनों आपके बराबर आए हैं। दैट इज़ वाई आपका क्या हो गया, पी डॉट वाई टू विल बी इक्वल टू क्यू वाई वन। ठीक है, हैंस प्रूव। क्लियर है।